हेलो एवरीवन, मैं सच महेंद्र कुमार बेटा। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पर। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर्स को देखा था कि किस प्रकार डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर को देखा था। आज हम एक 11th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वास्तव में बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है और क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एनिमल सेल या ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक अणु या यौगिक हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। अगर हम एक प्लांट सेल या पादप कोशिका का एग्जाम्पल लेकर हम देखें कि उसमें कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे यह एक प्लांट सेल हो गई और इसके चारों ओर ये सेल वॉल देखने को मिलती है, कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति देखने को मिलती है और इसके अंदर की तरफ हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और इस सेल के अंदर की तरफ यहाँ पर यह साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है तथा सेंटर में न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, जिसमें ये डीएनए तथा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में सेल के कोशिकांग हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रिक्तिका हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी इसमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार सेल के सभी ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर इस सेल की बात करें, इसमें कौन से बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, यह जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है या कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, ये पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो ये जो सेल्यूलोज है, यह बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनते हैं। बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनते हैं। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में हमें लिपिड की 2 लेयर देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर ये सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इस सेल मेम्ब्रेन में हमें लिपिड देखने को मिलता है या वसा देखने को मिलती है। और हम डाइजेशन वाले चैप्टर में देखा था कि जो लिपिड होते हैं, ये लिपिड ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्लस फैटी एसिड, वसीय अम्ल। और इसके अलावा हम अगर सेल मेम्ब्रेन में देखें तो हमें सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा प्रोटीन देखने को मिलता है। प्रोटीन की बात करें तो ये जो प्रोटीन है, इसकी सिंपलेस्ट यूनिट होती है एमिनो एसिड। ये जो एमिनो एसिड है, बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और एक सीधी श्रृंखला के समान स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। और ये प्राइमरी प्रोटीन आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वांटरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल के अंदर देखें तो ये जो सेल प्रेजेंट होती है, इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है 70% वाटर हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमें 15% प्रोटीन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम
न्यूक्लियस की बात करें कि न्यूक्लियस में हमें कौन से बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नाइट्रोजनिक बेस हमें देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप हमें देखने को मिलता है। ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस में हमें डीएनए बायोमोलिक्यूल्स के रूप में देखने को मिलता है, और जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनिक बेसेस व फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। क्योंकि राइबोज शुगर की बात करें तो राइबोज शुगर का जो फॉर्मूला होता है, राइबोज शुगर का फॉर्मूला C5H10O5 होता है, लेकिन हमें डीएनए में एक ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, जिससे सूत्र हो जाएगा C5H10O4 हो जाएगा, इसलिए हम इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। हमने देखा कि एक प्लांट सेल या अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेल के चारों ओर जो सेल वॉल होती है उसको छोड़ दी जाए तो लगभग हमें बायोमोलिक्यूल्स सेम देखने को मिलते हैं। ये जो हमें बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे सेल वॉल में हमें सेलुलोज देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की लेयर देखने को मिलती है, और इस लिपिड में भी ये बहुत प्रकार के लिपिड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लेसिथिन, इस प्रकार के हमें बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तथा साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन तथा न्यूक्लियस में हमें डीएनए देखने को मिलते हैं। ये जो इतने बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हमें मिलकर बने होते हैं। अगर ये सेल में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर इनकी बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक एलिमेंट या कंपोजिशन को देखें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सम अदर एलिमेंट से ये मिलकर बने होते हैं। इनकी बेसिक स्ट्रक्चर में हमें ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं। अगर हम देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलता है, इस कार्बोहाइड्रेट में हमें इनकी स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उतने ही इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जैसे C6H2O6। जितने कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उतने ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो C6H12 और O6 हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बेसिक तौर पर इनकी स्ट्रक्चर में देखें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें देखने को मिलते हैं। और अगर इसे बेसिक तौर पर देखें कि कैसे पता लगाए कि ये कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या लिपिड है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इनके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1 होता है। मतलब जहां 1:2:1 में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें देखने को मिलते हैं, वहां निश्चित तौर पर ये कार्बोहाइड्रेट होंगे। इसके अलावा इस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं एमिनो अम्ल।
एमिनो अम्ल बन जाते हैं। जैसे ये कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, इसके साथ में COOH ग्रुप, ये NH2 ग्रुप और यहां से R और ये H मॉलिक्यूल, ये हो गया एक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन भी इसमें देखने को मिलता है, इसलिए यह एमिनो एसिड होता है। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी कंबाइंड हो जाता है तो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इन बेसिक एलिमेंट के बेस पर अगर हम देखें, कोई मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो अगर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है तो वह निश्चित रूप से लिपिड होंगे। लिपिड होंगे क्योंकि लिपिड की बात करें तो लिपिड में कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर लंबी हाइड्रोकार्बन चेन हमें देखने को मिलती है, जिसमें ऑक्सीजन एलिमेंट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमने देखा कि जो बायोमोलिक्यूल्स, सेल में जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वह बायोमोलिक्यूल्स की अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बोल रहे हैं जो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये एलिमेंट देखने को मिलते हैं, इनसे ही बायोमोलिक्यूल्स बने होते हैं। अगर ये नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अगर और हम अधिक मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसमें परमाणु देखने को मिलते हैं, क्योंकि परमाणु से मिलकर एलिमेंट बने होते हैं। और एक परमाणु के अंदर हम देखें तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है वह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। मतलब वो वैज्ञानिक महान थे जिन्होंने न केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोजा है बल्कि जीवन को खोजा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनते हैं और परमाणु से मिलकर ये एलिमेंट बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट होते हैं, ये आपस में डिफरेंट रेशियोज में मिलकर एक बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई थी और उस इवोल्यूशन की प्रोसेस में सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन होता है, रासायनिक उद्विकास की प्रक्रिया होती है। और उस रासायनिक उद्विकास की प्रक्रिया के दौरान ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सम अदर एलिमेंट्स आपस में मिलकर हाइड्रोजन NH3 और CH4 वाटर, अमोनिया तथा मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिफरेंट रेशियोज में मिलकर H2 वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया और मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं H2O, अमोनिया और मीथेन गैस के द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका का फॉर्मेशन होता है, जिसे मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था कि केमिकल इवोल्यूशन की प्रोसेस के दौरान यह हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन गैस आपस में मिलकर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण करते हैं। और उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के केमिकल कंपोजिशन में, उनके बायोमोलिक्यूल्स में धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। उनके जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इनके जुड़ने के रेशियोज में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का फॉर्मेशन करते हैं। हम कहते हैं कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये कोई भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन बायोमोलिक्यूल्स की बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का कार्य करते हैं। मतलब जीवन का आधार ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन था। इसके अलावा सम अदर एलिमेंट्स जैसे कि फॉस्फोरस तथा अन्य एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जीवन का आधार होते हैं।
हम एक और कह रहे हैं कि कोई भी एनिमल्स होता है उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एनिमल होता है उसकी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, मतलब जो जीव बना होता है वह कोशिका से बना होता है। एक और हम यह कह रहे हैं कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये जीवन का आधार है। हाँ, यह बात सही है कि जो कोशिका होती है वह कोई भी ऑर्गेनिज्म के शरीर की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है या जीवित जीव की एक महत्वपूर्ण यूनिट होती है जिससे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर या शरीर मिलकर बना होता है। लेकिन जो कोशिका प्रेजेंट होती है उस कोशिका के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं जो कि उस सेल को बनाने का कार्य करते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है कि कोई भी जैसे एनिमल टिश्यू को लेते हैं तथा एक एनिमल टिश्यू या कोई भी प्लांट टिश्यू को लेते हैं तथा कोई चट्टान होती है, उस चट्टान के टुकड़े को लेकर उनकी केमिकल कंपोजिशन का अगर विश्लेषण करें, उसका एनालिसिस करें तो हमें उनके एलिमेंट्स में ज्यादा कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर यह सजीव और निर्जीव में इतना डिफरेंस क्यों पाया जाता है? क्यों हम सजीव को सजीव कह रहे हैं और निर्जीव को निर्जीव कह रहे हैं, जबकि जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सम अदर एलिमेंट्स, फॉस्फोरस, जो कि हमें चट्टान के टुकड़े तथा जो एनिमल टिश्यू होता है या प्लांट टिश्यू होता है हमें सेम देखने को मिलते हैं। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं इसे कि थोड़ा बहुत भी कोई माइनर डिफरेंसेस होता है तो उस माइनर डिफरेंसेस के बेस पर कितना बड़ा चेंजेस हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि किस प्रकार माइनर चेंजेस से कितना बड़ा चेंजेस हो सकता है। अगर हम देखिए एनिमल टिश्यू, और चट्टान का टुकड़ा, अगर इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सम अदर एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और इनमें भी सेम लगभग वही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर इनमें सजीव सजीव क्यों और निर्जीव निर्जीव क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सम अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये चट्टान में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट होते हैं ये डिफरेंट रेशियोज में मिलकर आपस में डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर इनके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का सम अदर एलिमेंट के रेशियोज में जुड़ने में थोड़ा बहुत भी अगर इनके रेशियो में फर्क होता है तो ये इनकी स्ट्रक्चर या संरचना में बहुत बड़ा चेंजेस होता है। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। अगर हम इसकी लीनियर स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर स्ट्रक्चर ग्लूकोज की ये होती है। ये ग्लूकोज की लाइनर स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की जो हार्वर्ड संरचना हमें देखने को मिलती है यह हमें दो रूपों में देखने को मिलती है। जैसे और हार्वर्ड संरचना किस प्रकार बनती है यह हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो हार्वर्ड संरचना होती है उसे देख लेते हैं। ये ग्लूकोज की हमें
हार्वर्ड संरचना देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें, ये ग्लूकोज होता है, ये बीटा डी ग्लूकोज होता है, और ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है। इनके स्ट्रक्चर में हमें केवल थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में हमें थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिलता है। इस जो बीटा डी ग्लूकोज है, उस बीटा डी ग्लूकोज में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये CH2OH समूह की तरफ है, जबकि जो अल्फा डी ग्लूकोज है, इस अल्फा डी ग्लूकोज में ये हाइड्रोक्सिल समूह CH2OH के बिल्कुल अपोजिट साइड में देखने को मिलता है। लेकिन जब ये बीटा डी ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जुड़ते हैं, तो ये सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं। और जब अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जुड़ते हैं, तो ये स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनमें केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में चेंजेस होता है, जिससे दो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें एक स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, दूसरा सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। जो स्टार्च होती है, यह पौधों में स्टोर्ड फूड के रूप में प्रेजेंट होती है, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो स्टार्च को डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, और माल्टोज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन इसको तो हम पाचन कर सकते हैं, लेकिन जो सेलुलोज होती है, इस सेलुलोज का मानव की शरीर में इसका पाचन नहीं किया जा सकता। केवल और केवल एक OH और H की पोजीशन में माइनर डिफरेंसेस होता है, और ये जो सेलुलोज होता है, ये पादपों की जो कोशिका होती है उसके चारों ओर जो कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, उस भित्ति का फॉर्मेशन करता है। इस सेलुलोज का एनिमल्स चरने वाले जानवरों में तो डाइजेशन होता है, तथा एक जो दीमक होता है, उन दीमक की बॉडी में एक प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, ट्राइकोनिम्फा, जिससे सेलुलोज का पाचन होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमने एक एग्जांपल लिया था कि कोई एनिमल टिश्यू होता है और चट्टान का टुकड़ा होता है, उसके अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें हमें एलिमेंट्स तो सेम दिखाई देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन उनका जो इन सभी एलिमेंट्स का आपस में जुड़ने का जो रेशियो होता है वह डिफरेंट होता है, जिससे डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन का फॉर्मेशन होता है। और हम इसे आसानी से देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर कोई एलिमेंट में माइनर चेंजेस होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बेस पर हम सजीव को सजीव और निर्जीव को निर्जीव बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा हम देखें, आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दिया गया है कि माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। एक केमिकल होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। जब कोई भी एनिमल या प्लांट के टिश्यूज को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में बारीक पीस कर जब उसे बारीक कपड़े से छानते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल उस बारीक कपड़े से छनकर इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में
छन जाते हैं, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इस बारीक कपड़े से नहीं छन पाते। जो बारीक कपड़े से नहीं छन पाते इन्हें तो हम मैक्रोमोलिक्यूल बोल देते हैं, और जो इस बारीक कपड़े से छन जाते हैं उसे माइक्रोमोलिक्यूल बोल देते हैं। अब ये जो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, इन्हें हम इनके मोलिक्यूलर वेट के आधार पर डिफाइन करते हैं। इनका जो मोलिक्यूलर वेट होता है वह होता है डाल्टन। डाल्टन इनकी इकाई होती है इनके मोलिक्यूलर वेट को मापने की। अगर 800 से मोलिक्यूलर वेट कम है तो उसे हम माइक्रोमोलिक्यूल की श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें हमें एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, आदि हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो 800 मोलिक्यूलर वेट से अधिक वेट के मोलिक्यूल होते हैं उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो इसमें आ जाता है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये इस प्रकार हम मैक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल के आधार पर बांट सकते हैं। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन की प्रेजेंस के आधार पर भी इन मॉलिक्यूल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कार्बनिक मॉलिक्यूल और अकार्बनिक मॉलिक्यूल। जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड होता है या ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक मॉलिक्यूल दोनों प्रकार के देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं वह लगभग कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक अणु, जैव अणु, और अकार्बनिक जैव अणु। कार्बनिक जैव अणु, कुछ स्टूडेंट का मानना है कि जिन मॉलिक्यूल में कार्बन प्रेजेंट होता है वह कार्बनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि केवल कार्बन के बेसिस पर हम यह नहीं कर सकते कि यह कार्बनिक मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए CO2 होता है, इसमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है लेकिन यह एक अकार्बनिक मॉलिक्यूल होता है, इसे हम कार्बनिक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। तो हम कार्बनिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? कार्बनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कार्बनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे C6H12O6, ये एक कार्बनिक मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज हो गया। इसके अलावा अगर हम एमिनो अम्ल की बात करें, एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड भी एक कार्बनिक मॉलिक्यूल है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, ये कार्बनिक मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अलावा जो अकार्बनिक मॉलिक्यूल होते हैं, अकार्बनिक मॉलिक्यूल में कार्बन तो हो सकते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट का रेशियो हमें देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें H2O, CO2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, यह हमें अकार्बनिक मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। अगर हम इन अकार्बनिक मॉलिक्यूल की बात करें, आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत किस H2O मॉलिक्यूल के बारे में कि H2O मॉलिक्यूल का बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस होता है या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो H2O के बारे में देख लेते हैं।
कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है या कोई भी एनिमल सेल है, उसके केमिकल कंपोजिशन का अगर एनालिसिस करें तो उस सेल में हमें 70% वाटर देखने को मिलता है। इसके अलावा 15% इसमें प्रोटीन देखने को मिलती है, तथा इसके अलावा सम अदर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जो वाटर है एक अकार्बनिक यौगिक होता है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि ये जो H2O होता है ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब अगर हम H2O की स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑक्सीजन हो गया H, इसमें एक ऑक्सीजन एलिमेंट हमें देखने को मिलता है और दो हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ध्रुवीय मॉलिक्यूल है, मतलब ध्रुव हमें देखने को मिलते हैं, इसमें पोलैरिटी देखने को मिलती है। और इसमें कोई भी अगर ध्रुवीय मॉलिक्यूल इसमें वाटर में डालते हैं तो ये वाटर के साथ में घुलनशील होते हैं और इसमें घुल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें जो वाटर होता है, उस वाटर में अगर NaCl हम नमक डालते हैं तो ये NaCl Na+ और Cl- में टूटकर इस वाटर में घुल जाता है। अब इसका बायोलॉजिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंस क्या होता है? जैसे वाटर में अगर साल्ट्स की मात्रा ज्यादा होगी, वाटर में साल्ट की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो वाटर की कंसंट्रेशन भी हाई होगी। कंसंट्रेशन हाई का मतलब क्या हुआ कि इसमें सोल्ट्स की मात्रा अधिक होगी और वाटर की मात्रा कम होगी। अगर एक एग्जांपल के माध्यम से देखें, जैसे ये दो वाटर के सैंपल है और इनके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है और इसमें हम देखें तो H2O का अमाउंट थोड़ा कम है और सोल्ट ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो अधिक होती है, कंसंट्रेशन तो अधिक होती है, लेकिन वाटर कंपोनेंट इसमें हमें कम देखने को मिलते हैं। दूसरे अगर सैंपल की बात करें तो इसमें वाटर ज्यादा होता है और सॉल्ट कम होता है, तो इस विलेन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसमें कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो बायोलॉजिकल वर्ड में ये जो वाटर होता है ये अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अपनी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ गति करेगा। ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है जो कि हम आगे प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर विसरण की प्रक्रिया के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें वाटर की, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच या जल के अणुओं के बीच हमें ससंजक बल देखने को मिलता है। ससंजक बल के कारण ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया और उस पानी को पर्स पर डाल दिया और वह एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे ये वाटर को पर्स पर डाल दिया और हमने जैसे अंगुली से इस प्रकार कर दिया इस वाटर पर, तो ये वाटर धीरे धीरे एक ही तरफ बहना शुरू हो जाएगा। हम वाटर के एक मॉलिक्यूल को लेकर एक तरफ चलते हैं तो उस वाटर के एक मॉलिक्यूल की तरफ धीरे धीरे ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में आ जाएंगे। मतलब आप एक वाटर के मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में आ जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि नदी का बहना, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मिट्टी बिना हवा और पानी के यहां से बहकर वहां चली जाती है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल बहकर चले जाते हैं क्योंकि इनके बीच में ससंजक बल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसका बायोलॉजिकल वर्ड में इंपॉर्टेंस देखें कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, जो पौधे होते हैं
उन पौधों की जड़ों में जाइलम प्रेजेंट होता है, और जैसे मिट्टी में ये वाटर प्रेजेंट होता है, और पौधों की जड़ों में जाइलम प्रेजेंट होता है, और जाइलम में कैपिलरी एक्शन के द्वारा वाटर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। अब कैपिलरी एक्शन क्या हुआ, जैसे ये वाटर की बूंद है, और इस पर अगर छोटी हम नली लगाते हैं, बहुत ही बारीक नली होती है जिसे कैपिलरी बोलते हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल इस कैपिलरी में, एक अणु अगर इस कैपिलरी में इंटर कर जाता है तो उस एक अणु वाटर के साथ में धीरे धीरे ये संपूर्ण वाटर इस कैपिलरी में अंदर की तरफ इंटर कर जाएगा, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इसी प्रकार जो पौधा है, उस पौधे में वाटर में कैपिलरी एक्शन के द्वारा वाटर ऊपर की तरफ चढ़ सकता है। इसे एक एग्जांपल के माध्यम से और देखते हैं। जैसे आपके घर में टंकी लगी होगी, उसमें आप एक पाइप लगा के ऐसे छोड़ देते हैं तो वाटर उसमें नहीं आता है, लेकिन जब आप उसे थोड़ा सा वाटर को खींचते हैं और पाइप को बाहर रख देते हैं तो वह टंकी पूरी की पूरी खाली हो जाती है, क्योंकि इसमें वाटर के अणुओं के बीच में संसंजक बल पाया जाता है। एक मॉलिक्यूल को अगर आप अलग खींचोगे तो उसके साथ में वाटर के सभी मॉलिक्यूल साथ में आ जाएंगे। इसके अलावा तीसरी एक प्रॉपर्टी होती है कि असंजक बल देखने को मिलता है। असंजक बल के कारण जो वाटर का पृष्ठ तनाव है वह बना रहता है। और इसके अलावा एक चौथी प्रॉपर्टी और होती है, संचित ऊष्मा। जल के अणुओं के अंदर गुप्त ऊष्मा संचित रहती है। एक निश्चित टेम्परेचर तक वह ऊष्मा उन वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक निश्चित स्तर से अधिक टेम्परेचर उसे दिया जाता है तो वह ऊष्मा रिलीज होगी। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप तक तो वह उबलता है, लेकिन उसके बाद में भाप बनने लगता है, और भाप से जला हुआ व्यक्ति बहुत अधिक खतरनाक होता है कंपैरिजन में वाटर से जला हुआ। इस प्रकार ये वाटर की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है, और लगभग बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हर सेल में 70% वाटर देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे कि एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है और कितने प्रकार के एमिनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू।